अब नीतू त्यागी जी के सवाल पर लौटते हैं मैडम। इनका सवाल है फर्स्ट ट्राई पर 360 के आसपास की खरीदारी है, पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर लेना सही होगा, और 6 महीने का व्यू जानना चाहती हैं। जी देखिए, फर्स्ट क्राई में आज हमने बिल्कुल अनडाउटेडली एक अच्छा मोमेंटम आज हमने ट्रेड में देखा है। तो एवरेज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी इस काउंटर को देखना चाहिए। एवरेज ना करें, जो पोजीशंस इन्होंने ऑलरेडी ले रखी है सिर्फ उसमें मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। और इसमें जो लेवल्स हैं जो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए बन सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज और देखनी होगी फर्स्ट क्राई में कि इनके नतीजे किस तरह के रहे हैं। यहाँ पे अगर नतीजों की बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे के स्टॉक के मोमेंटम को डिसाइड करने में। तो सबसे पहले आप इसको बिल्कुल नतीजों पे भी बिल्कुल इसकी नजर डालिए, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के नतीजे इन्होंने घोषित किए थे, नतीजों में हमने एक जरूर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पे हमें एक लॉस देखने को मिला, क्योंकि ये लॉस जो था 38 करोड़ का था। तो सबसे पहली चीज है कि नतीजे कैसे रहे, तो नतीजे तो अभी भी लॉसेस में कंपनी दिखा रही है अपने आप को। प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंपनी की आई नहीं है, और ये लॉसेस इनके लास्ट क्वार्टर में भी थे। तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एवरेजिंग करने का यहाँ पे मौका ढूंढना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगी कि थोड़ी सी भी और उछाल आती है, क्योंकि आज का एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था। तो डेफिनेटली ये जो मोमेंटम आया है ये इसे फर्दर अपसाइड की तरफ लेके जाएगा आने वाले दिनों में। और 225 के आसपास जो ये चल रहा है, ये एक बार कोशिश करेगा 260 270 तक जाने की। तो वहां तक जाने का पोटेंशियल है इसमें। तो एक बार चाहे तो उस लेवल पे आके आ जाए तो अपनी क्वेरी वापस से पूछ लें। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पे एक बार एग्जिट करने की तैयारी करें। ऊपरी स्तरों पे अभी नहीं जी करना है। दूसरी तरफ एवरेजिंग की बात की तो वो भी मैं अभी करने की सलाह नहीं दे रही हूँ इस काउंटर में। चलिए मैम, अब निफ्टी के जो टॉप जो है लूजर्स के लिस्ट को जो मैं देख रहा हूँ, तो तमाम आईटी शेयर्स के जो है नाम सामने आ रहे हैं। आप टेक महिंद्रा देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए। आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी आईटी स्पेस पर जो है आप एक जानकारी दीजिए। जिस तरह से एंथ्रोपिक वाला मामला सामने आया, उसके बाद जो तमाम कंपनियां जो हैं वो हाथ मिलाती हुई भी नजर आई, तो ऐसे में कई इन्वेस्टर्स जो है ऊपरी स्तर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, एक तो आपसे सवाल है कि निफ्टी आईटी पर भी आप मतलब पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताइए, उसके बाद फिर हम लोग जो है शेयर स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से न्यूज फ्लो आया एलेंथ्रोपिक को लेके जो मामला एक आया है, और उसके बाद से हमने देखा कि निफ्टी आईटी लगातार एक डाउन साइड में हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अभी भी इसे समय लगेगा उभरने के लिए इस स्थिति से, यानी कि रिकवरी में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ये समय ऐसा समय नहीं लगता जिसमें कि एकदम से कूद के बाइंग करनी चाहिए, ये देखते हुए कि काफी टाइम से फॉल आ गया तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चालू करना चाहिए। क्योंकि हम लोग काफी बार ऐसा भी सोचते हैं कि कब से गिर रहा है तो अब तो कहीं ना कहीं थमेगा, तो उस जी एक उम्मीद में थोड़ी सी बाइंग की जाए। बट मुझे लगता है अगर सेफ प्ले करना है तो इस बार इससे अभी थोड़ा सा और दूरी बनाए रखें, क्योंकि मुझे अभी भी इसमें जो ट्रेंड है वो वीकनेस का लग रहा है। वीकनेस नहीं भी आई तो भी इसको सेटल होने में या फिर एक स्टेबल होने में टाइम लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी से अभी भी दूरी बना के रखें। और इसमें वीकनेस मुझे तो लगता है कि जारी रहेगी, स्पेशली निफ्टी आईटी इंडेक्स 31,800 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे बंद हो गया तो फिर इसमें और ज्यादा वीकनेस गहरा जाएगी। इसलिए इससे अभी दूरी बना के रखिए, और इसमें जिसे हम बॉटम फिशिंग कहते हैं वो करने की जी। कोशिश अभी ना करिए। जी। मैम, नेक्स्ट सवाल है IS जेक हैवी इंजीनियरिंग्स को लेकर। ISGEC NSE का कोड है। सवाल है निष्ठा जी का। ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट भाव पर इस शेयर को जो है खरीदा जा सकता है। देखिए, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग का पॉजिटिव क्या था? नतीजे बेहद शानदार नतीजे थे इसके। और नतीजों के दम पे हमने देखा था कि 10 फरवरी के आसपास 18% का मोमेंटम दिया था इस काउंटर ने। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इनकी खरीद की प्राइस क्या है, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डाल पाए। मैम, खरीदना चाह रही हैं, प्लान कर रही हैं, करंट लेवल्स पर खरीद सकती हैं या नहीं, ये सवाल है। जी, मुझे लगता है कि देखिए, जैसा मैंने बोला बहुत बड़ा मोमेंटम इसने दिया था, उसके बाद एक फॉल आया है, थोड़ा ये सांस ले रहा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अभी खरीदिए, नहीं तो थोड़ी सी और गिरावट का वेट कर लीजिए। कहाँ खरीदना चाहिए? अभी चल रहा है 838, मेरे हिसाब से 790 800 के जोन में इसको खरीदिए। का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी खरीदने की सलाह नहीं है, थोड़ी और गिरावट आती है 800 के जोन में, वहां पे खरीदारी करिए। और ये जरूर है कि ये काउंटर लग अच्छा रहा है, फंडामेंटल्स यहाँ पे अच्छे हैं, और टेक्निकल और अच्छे हो जाएंगे जब ये 800 के आसपास आता है। तो वहां पे अगर खरीदने के मौके तलाशेंगे तो। चलिए मैडम,
गणेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है हना जोसेफ हॉस्पिटल्स को लेकर। 4,000 शेयर्स हैं, खरीदारी का जो लेवल है वो 70 रुपये के आसपास का है। पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, होल्ड करें या बिकवाली कर दें। मुझे आप एक बार वापस से इस हना काउंटर का नाम जोसेफ बताएंगे कि। हॉस्पिटल, हना जोसेफ जी हॉस्पिटल। बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ये मेरे रडार पे नहीं आ रहा है। ओके, हना जोसेफ हॉस्पिटल तो हम 65 रुपये के आसपास है इसमें। मैडम। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी को। एक अगर मिनट। ट्रैक नहीं करती अ, होंगी मैम तो छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि हम ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि जी हमारे व्यूअर ने अब जी पूछा है जी तो उन्हें जी। कोई निराशा हाथ लगे, क्योंकि हना जोसेफ हॉस्पिटल अभी मेरे सामने चार्ट पे आ गया है। इसमें अब आप मुझे इनकी क्वेरी बताएंगे, क्या इनके सवाल चार क्या हजार था। शेयर्स है मैम, और खरीदारी का जो भाव है जी। वो 70 रुपये के आसपास है। 65 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। हाँ जी। देखिए, ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा ये काउंटर। और ये जो क्योंकि हम काफी टाइम से इसका जो मोमेंटम देख रहे हैं, वो एक दायरेमंद मोमेंटम ही देख रहे हैं हना जोसेफ हॉस्पिटल का। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दायरे में ही ये घूमता रहेगा। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपनी पोजीशन पे, जो कि तकरीबन अभी आ रही है मेरे हिसाब से 61 का क्लोजिंग बेस का लगाइएगा। अगर 61 के नीचे ये क्लोज कर देता है तो एग्जिट करिए। मुझे पता है बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम दूसरे भी कॉल्स देते रहते हैं, कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आएगी। भी बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ये क्लोजिंग बेस का, कि 61 के नीचे देखा कि अब ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार पोजीशन में से एग्जिट करिए, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। मैं अभी एग्जिट कराऊंगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये दायरेमंद कारोबार में रहेगा और हो सकता है थोड़ा ऊपर भी आए, जिसमें कि हमें 68 तक जाने का एक बार ये चांस दिखाए। तो वहां पे फिर आप पार्शियल पोजीशन से एग्जिट करिएगा, अभी वेट कर लीजिए। ओके मैम। अगला सवाल है मैम फुजियामा पावर सिस्टम्स को लेकर। 228 रुपये का भाव है, 140 शेयर है। पूछ रहे हैं कि क्या करें, इसमें भी बताएं। जी बिल्कुल। ये देखिए, तो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ आया था। और इसमें वीक लग रहा है ये काउंटर। इसमें अभी मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। 208 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि ये डाउन साइड में एक बार 200, पहला लेवल 200, दूसरा लेवल 196, वहां तक जाने का ट्राई करे। तो वीक लगता है ये काउंटर। इसमें अगर बने रहना है तो एक 192 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अदरवाइज थोड़ी सी वीकनेस और गहराती हुई नजर आएगी इस काउंटर पे। चलिए मैडम, अब पूनम जी का सवाल पे आते हैं। मैडम इनका सवाल है एम फाइनेंस को लेकर। मिड टर्म का व्यू है इनके लिए। पूछ रहे हैं कि 370 रुपये के भाव पर खरीद रखा है। क्या इनकी खरीदारी सही है मैम? देखिए, एमएनएम फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये एक ऐसा काउंटर है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एनबीएफसी स्पेस का प्लेयर है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ बने रहने की सलाह है। आपने बताया 370 की बाएंगे, 375 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया रख के बने रहिए। छोटी अवधि में क्या करना है, छोटी अवधि में पेशेंटली होल्ड करना है, क्योंकि ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि 350 से 390 के बीच में रहेगा। तो छोटी अवधि में एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। लंबी अवधि के लिए बने रहना है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 340 के लेवल पे। 340 के लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस करके होल्ड कर लीजिए। पहला टारगेट 396 का, दूसरा टारगेट 410 का। ओके मैम। नेहा खन्ना जी हमारे साथ जी। जुड़ चुकी है। मैम इनका सवाल है आइनॉक्स विंड को लेकर। 250 शेयर्स हैं और खरीदारी का भाव है 158। पूछ रहे हैं कि वेयर टू एवरेज, कहाँ करें एवरेज मैडम? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत ऊपर के लेवल पे खरीदारी की है इन्होंने, और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, क्योंकि 250 का 150 की आपने बताई खरीदारी जी इनकी। जी, 250 मैम। 250 की खरीदारी है, तो जी काफी नहीं नहीं काफी मैम, माफ़ ऊपर। कीजिएगा, 250 शेयर्स हैं। 158 की खरीदारी है। हाँ जी। हाँ, वही मैं बोल रही थी, 150 के आसपास की खरीदारी है। तो जी अभी आइनॉक्स विंड की बात करें तो देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे ना ठीक ठाक है। कुछ बहुत बड़ा हमें यहाँ पे एक इजाफा देखने को नहीं मिला, जिसे हम बोलते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं फाइनेंशियल्स में। तो सबसे पहला तो सपोर्ट वहां से नहीं मिला, इसलिए भी ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो ये एवरेजिंग अभी ना करें इसमें, क्योंकि ये और गिरावट के संकेत दे रहा है। और ये जो गिरावट है, ये इसे मुझे जो लगता है लेके जा सकती है, वो तकरीबन अभी इमीडिएटली एक बार 90 और उसके बाद 80।
90 का पहला लेवल है और उसके बाद 85 का दूसरा लेवल है, जहां तक ये जाते हुए नजर आएगा। तो एवरेजिंग के मौके लोअर लेवल पे मिल जाएंगे। बी के लेवल पे कि यही एक लोअर लेवल बन गया है, ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए इन स्तरों पे मैं एवरेजिंग करने की सलाह नहीं दूंगी इस काउंटर पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं मैम। नेक्स्ट सवाल है हिंदुस्तान जिंक को लेकर और दूसरा स्टॉक है OFSS को लेकर। आप पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर कि प्लीज़ अपडेट दीजिए इन दोनों शेयर्स में क्या किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम हिंदुस्तान जिंक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अपडेट यही है कि हिंदुस्तान जिंक अभी कुछ समय तक एक दायरे में घूमेगा। एक बेस की फॉर्मेशन होने की कोशिश हो रही है और वो जो बेस बना रहा है वो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बना रहा है, जो कि तकरीबन हम मान के चल सकते हैं 560 के जोन में बन रहा है। तो ये अगर 560 के जोन में इसने वाकई में बेस फॉर्म किया तो यहाँ से एक तेजी जरूर पकड़ेगा ये काउंटर, ऐसा लगता है। इसलिए अपडेट यही है कि जस्ट इसमें पेशेंटली अगर लिया हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं है पोजीशन इनकी ली हुई है या लेने का विचार कर रहे हैं। तो जी। अपडेट सिंपल सा मैं ये देती हूँ, अगर लेने का विचार है तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ऊपर में एक बार 590 के ऊपर के ये क्लोज देने लगे तो फिर एक बार नई पोजीशंस ले सकते हैं। ऑलरेडी लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 559, 559 का रखेंगे क्लोजिंग बेस का। और उसके साथ अगर लिया हुआ है तो बने रहें। पहला लेवल जैसा कि मैंने बोला 590 के ऊपर निकलना जरूरी है, इसलिए पहला लेवल 590, दूसरा लेवल 630 का एज अ टारगेट सेट कर सकते हैं अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो। एंड मैम व्हाट अबाउट OFSS? जी बिल्कुल। ओएफएसएस की बात करें तो देखिए इस काउंटर के साथ एक ही इशू है कि ये एक आईटी क्षेत्र की कंपनी है और उसी का ये खामियाजा भुगत रहा है। और जी। मेरे हिसाब से ओएफएस में भी अपडेट यही है कि अभी रुक जाइए, वीक लग रहा है ये काउंटर। मोमेंटम भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। एक बार वेट करना हो, खरीदारी करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो नहीं ही है, खरीदारी नहीं करनी है। लिया हुआ है तो सिर्फ होल्ड करिए और स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 6390 का आएगा। ओके मैम। मैम IT स्टॉक्स को लेकर जो है काफ़ी जो है निवेशकों में जो है रुझान बहुत है। लोगों को लग रहा है कि अब लपक लिया जाए, जिस तरह से जो वैल्यू पिकिंग की बात की जाती है। तो ऐसे में मैडम आपसे मैं एक अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या 1 महीने 2 महीने या कितने महीने का इंतज़ार करना बेहतर होगा, तब जाकर फिर IT शेयर्स में हाथ लगाया जाए? देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी तो न्यूज फ्लो आया है और दूसरा क्या हो गया है, ट्रिगर्स कहाँ से मिलते हैं। एक तो मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे मेनली अर्निंग्स होती है जो हमारा ट्रिगर होती है। अर्निंग सीजन जस्ट अभी ओवर हुआ है 15 फरवरी को। तो अभी तो नेक्स्ट अर्निंग्स आने तक मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हेरफेर होना चाहिए। दूसरी जी। तरफ दो ही चीजें हैं कि नेक्स्ट अर्निंग्स तक वेट करें या फिर कुछ मैक्रो, जिस तरह से हमने देखा एलेंट्रोपिक की न्यूज आई उसके बाद से सारे आईटी शेयर्स में एक हमने पिटाई देखी है। तो कुछ इस तरह की न्यूज अगर पॉजिटिव साइड में आ जाए बाय द गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मैं जानती हूँ आईटी में काफी ज्यादा एक फॉल बड़ा आ गया है और काफी लोगों के होल्डिंग में आईटी काउंटर्स हैं। अगर जी। कुछ मैक्रो लेवल पे पॉजिटिव आ जाए तभी जाके इसमें थोड़ी राहत हमें देखने को मिलेगी। तो अभी मुझे लगता है कि अभी भी खरीदारी के मौके इसमें ना तलाशे। हो सकता है थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिले। तो अभी इसमें से रुकने की सलाह है, खरीदारी अभी भी नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है। और आप जिस तरह से बोल रहे थे कि कब तक करें, तो मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट अर्निंग्स तक वेट कर लीजिए, नहीं तो अर्निंग्स के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले से जी। थोड़े थोड़े रुझान जिसे हम बोलते हैं वो आने जी। लगते हैं। जी। तो एटलीस्ट 1 या 2 महीना आप रुक जाइए, उसके बाद हम आईटी को वापस देखेंगे। या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज अगर आईटी के लिए आ गई तो ये वापस से ठीक हो जाएगा अकाउंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिलीप व्यास जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं मैम। इनका सवाल है एडवांस एग्रो लाइफ पर। 100 रुपये के भाव पर इनके पास 150 शेयर्स हैं। करंट प्राइस पर पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड कर लें। एडवांस एग्रो। जी। एडवांस एग्रो लाइफ 135 के आसपास है मैम। यस मिल गया, बिल्कुल जी बिल्कुल। एडवांस एग्रो लाइफ का जो काउंटर है कितने में इन्होंने लिया है? 100 रुपये के भाव पर है मैडम। जी। एडवांस एग्रो की अगर हम बात करें तो 100 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है
और जिस हिसाब से अभी का मोमेंटम बन रहा है एडवांस एग्रो में, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे भी आपका एक ध्यान खींचना चाहूंगी। प्लीज़ फंडामेंटल्स मैम। यहाँ पे है ना ठीक ठाक ही लग रहे हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो प्रॉफिट की ग्रोथ आई है वो बहुत म्यूटेड सी ग्रोथ है, 8% की ग्रोथ है जो इन्होंने प्रॉफिट में दिखाई है। तो कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं दिखाया, मार्जिन में भी कुछ इन्होंने बहुत बड़े जंप नहीं दिखाए। तो फंडामेंटल्स तो यहाँ पे इतने सपोर्टिव नहीं है। टेक्निकली बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को इंक्लूड करके एनालिसिस जी मैम। देने की कोशिश कर रही हूँ। तो टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली ठीक लग रहा है ये। एक इम्पोर्टेंट बेस जिसे हम बार बार बोलते हैं, या वो 110 115 के जोन में ये बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो लेवल है इसके नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। सिर्फ होल्ड करने की सलाह है। नतीजों से कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं मिला इसे, या डोज नहीं मिला। अगर वहां से कुछ अच्छा डोज मिलता था तो ये और तेज हो जाता था। इसलिए अभी जस्ट होल्ड कर लीजिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहें तो एक बार 115 के आसपास, या फिर बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो 110 का रख लीजिए, बेटर रहेगा। तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापस से 154, जो कि पहला टारगेट 154.55 का, इसमें हम रख सकते हैं। और जो दूसरा टारगेट इसमें हमको देखने को मिलेगा वो 170 का रहेगा। जी। मनोज कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है मैडम, एस्ट्रल पर और एचडीएफसी लाइफ पर पूछ रहे हैं कि अभी फ्रेश बाइक किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। हाँ जी बिल्कुल। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी जो एड्रेस कर रहे हैं वो एस्ट्रल की कर रहे हैं। जी और मैम। एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक नतीजे थे इसके, कुछ बहुत बड़ा वहां पे भी हमें देखने को मिला नहीं बूस्टर। और टेक्निकली भी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एस्ट्रल को भी, तो टेक्निकली लेकिन अच्छा लग रहा है। तो टेक्निकली ठीक है, नतीजे ठीक ठाक हैं, बहुत बड़े जैसे हम तोड़फोड़ नतीजे बोलते हैं वैसे नहीं है, लेकिन ठीक जी नतीजे हैं। तो बाइंग करना चाह रहे हैं ये एस्ट्रल में अभी? जी। हाँ ठीक है, कर सकते हैं बाइंग। 1637 के आसपास चल रहा है, तो 1637 के आसपास के ये लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, लेकिन थोड़ा ट्रांचेस में करिएगा। जितना भी ये अमाउंट लगाना चाह रहे हैं पूरा एक साथ मत लगाइएगा। हाफ या 50-60% ही एस्ट्रल में अभी आप लगाइए। रिमेनिंग 50-60% थोड़ा सा नीचे आएगा तब देखेंगे। बाकी बाइंग तो ये की जा सकती है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। और वो स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो तकरीबन 1530, पंद्रह सौ ओके मैम। तीस के स्तर पे रखेंगे। तो 100 रुपए का देखिए स्टॉप लॉस, थोड़ा मैं बढ़ा दे रही हूँ, लेकिन जी 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 1530 का रखिए। टारगेट भी बड़े हैं। टारगेट यहाँ पे 1750 और 1800 के टारगेट्स। ओके मैम। एंड व्हाट अबाउट एचडीएफसी लाइफ मैम, उसमें भी पूछ रहे हैं कि फ्रेश एच डी एंट्री एफ ले सी सकते हैं क्या? जी। जी एचडीएफसी लाइफ में। यहाँ पे भी। हाँ जी हाँ जी, एच डी एफ जी सी लाइफ फ्रेश जी। एंट्री के लिए रुक जाइए। थोड़ा नीचे आ सकता है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। 730 चल रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। 720 तक या 715 तक, तो वहां पे खरीदारी के मौके तलाश लीजिएगा। उस सूरत में स्टॉप लॉस जरूर रखना है 705 का। खरीदारी करनी है 715 से 720 के जोन में। स्टॉप लॉस रहेगा 705 का। और टारगेट रखेंगे 750 का। ओके मैम। अगला सवाल है आरबीएल बैंक को लेकर भी। मैम ये कैसा लग रहा है चार्ट्स पर, अगर फ्रेश खरीदारी करनी हो तो सही लेवल्स में है? जी बिल्कुल, मैं आरबीएल बैंक की यहाँ पे बात करूं तो अ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है। जी मैम। आरबीएल बैंक में फ्रेश खरीदारी के लिए मौके तलाश रहे हैं। करी जा सकती है, लेकिन अगेन वही चीज है कि पूरा एक साथ ना करें, क्योंकि ये आज जिस तरह का इसने मूव दिखा है ना, हो सकता है क्योंकि अभी क्या हुआ है, थोड़ा मूविंग एवरेजेस से ये दूर चला गया है। तो जब कोई भी काउंटर अपने मूविंग एवरेजेस से एक दूरी बनाता है तो चांसेस फिर ब्राइट बनने लगते हैं कि वो वापस से नीचे आएगा, मूविंग एवरेज की दूरी को कम करने के लिए। अगर उसके चलते ये नीचे आया तो फिर हो सकता है कि हमें एक थोड़ा सा निचले स्तरों पे बाइंग के ये बढ़िया मौके दे दे, जिसमें 315 320 एक जोन है जहां पे बाइंग की जा सकती है। तो इसमें 315 320 के जोन में कुछ बाइंग करिए, और कुछ बाइंग चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। और दोनों ही सूरत में स्टॉप लॉस रखेंगे 302 के आसपास का। और टारगेट जो रखेंगे, क्योंकि मैं 315 से 320 के जोन में बाइंग करने को बोल रही हूँ, 302 का एक स्टॉप लॉस भी लगवा रही हूँ। तो टारगेट इसमें जो आएगा वो पहला टारगेट तो 330 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 350 का रहेगा। चलिए मैम, अगले सवाल पर आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगला सवाल है।
50 शेयर्स हैं, 4,500 की खरीद है। पूछ रहे क्या करना है मैडम, प्लीज़ बताएं। और भी अगला सवाल उनका ये भी है मैम कि ये कब तक जो है 5,000 प्लस के लेवल्स को दिखा सकता है। जी। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो बिल्कुल ये अभी भी तेज हो रहा है, लेकिन वो वाली जो तेजी हमने पहले देखी थी वो आ नहीं रही है, टाइम लगेगा इसको। ये काउंटर आपका समय लेगा, और इसके पीछे एक और कारण मैं बताती हूँ। जो लास्ट 2-3 हफ्तों से हम इसका एक मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं, उससे ये चीज समझ में आ रही है कि ये एक रेंज में भी अटक गया है। रेंज मोटा मोटी जो इसने बना ली है वो 4,000 से 4,800 के बीच की रेंज बना ली है। यानी कि 5,000 का लेवल जो हमारे दर्शक चाह रहे हैं कब तक आएगा। तो वही वाली बात है कि रेंज अगर इसने तोड़ दी 4,000 से लेके 4,800 के बीच की रेंज, तो फिर ये 5,000 भी आ जाएगा। फिर उसमें वैसे भी गैप ज्यादा रहेगा नहीं। 4,800 आया तो 5,000 तो बिल्कुल दूरी पे है ही नहीं। लेकिन अभी ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि कुछ समय ले ये 5,000 तक आने में। अब वो समय कितना हो सकता है, वो समय कुछ महीने, 1-2 महीने भी लग सकते हैं। तो वो भी जी, ध्यान रख ले, होल्ड कर लीजिए साढ़े 3,950 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके मैम। ऋषभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सवाल है मैडम हैप्पी फॉर्गिंग्स लिमिटेड पर 1329 के आसपास चल रहा है। पूछ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है मैडम, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर हैप्पी फॉर्गिंग। इन्होंने कितने में लिया हुआ है? मैडम प्राइस नहीं बताया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हैप्पी फोर्जिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नतीजे ठीक थे, नतीजों में कहीं दिक्कत नहीं आई है। 20-22% की बॉटम लाइन की ग्रोथ दिखा रहा है, टॉप लाइन 10% है। तो नतीजे ठीक है, बहुत तोड़फोड़ नहीं है वापस से बोलूंगी, लेकिन खराब भी नहीं है। ठीक ठाक एक एवरेज नतीजे माने जा सकते हैं। और इस नतीजों का एक आकर्षण है कि इनके मार्जिन्स में एक बढ़िया बढ़ोतरी हुई है। तो नतीजे पहली चीज तो फंडामेंटली ठीक लग रहे हैं। दूसरी तरफ अब मैं टेक्निकली भी अगर इस क्वेरी को एड्रेस करूं, तो हैप्पी फोर्जिंग्स में क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, खरीद लिया है, ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि लिया हुआ होगा, लिया हुआ है। तो उस आधार पे बोलती हूँ कि आप होल्ड कर लीजिए। बढ़िया तेजी बन रही है इस काउंटर में, और एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 1250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा पोजीशन में, और बिल्कुल इसमें आप बने रहिए। टारगेट्स मुझे लगता है अब जो हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1300, यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे वो 1,420 के रहेंगे। अच्छा तो ठीक है मैम, 100 रुपये ऊपर 1,420 ना। तक के टारगेट्स के लिए होल्ड, हाँ जी जी बिल्कुल, जी 1,420 के टारगेट्स के लिए होल्ड ठीक है करिए। मैम, नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ेंगे मैम, लेकिन उसके पहले एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। व्यूवर का ही सवाल है एक्सपेलो सॉल्यूशंस पर लेकर 826 के आसपास चल रहा है मैम, इस पर भी राय जानना चाहते हैं। जी। एक्स एक मिनट, आज कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है शायद एसएमई के भी स्टॉक्स हैं, ऐसा मेरे को जी फील हो रहा है। इसीलिए चार्ट्स पे फटाफट वो हमें देखने को नहीं मिल रहे कोई हैं। नहीं मैम। एक्सप्रो बोला है आपने? एक्सपेलो, EXPLEO सॉल्यूशंस लिमिटेड, NSE पे कोड है EXPLEOSOL। हाँ जी बिल्कुल, मिला है। जी, अब इसमें इनका सवाल बस इतना सा मुझे बता दीजिए, क्या करना है, मतलब मैम खरीदा है, खरीदना बस व्यू जानना चाह रहे हैं मैम, हैप्पी फॉरगिंग और एक्सपेलो पे कुछ बता दीजिए। हाँ, अभी हैप्पी फोर्जिंग्स की तो बात हो गई है। एक्सपेलो में हम कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल देख रहे हैं। तो ये एक चीज जरूर हमने देखी कि इसका इतना यहाँ पे चार्ट है ना, वो मजबूत नहीं है। और उसके पीछे का कारण शायद ये भी है कि यहाँ पे नतीजे भी कुछ कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन चार्ट मजबूत नहीं है, फंडामेंटल से भी ज्यादा टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। स्ट्रांग कब हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा ये 865 के ऊपर। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, 865 के ऊपर ये निकलने लगे, उसके ऊपर की क्लोज देने लगे, तब इसमें बाइंग की कोशिश करिएगा, अदरवाइज नई बाइंग नहीं करनी। दूसरी तरफ अगर लिया हुआ है तो बने रहिए, आज थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो नई बाइंग नहीं करनी है, उसके लेवल दिए गए हैं, किया हुआ है तो 785 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मैम आप जितने भी जो शेयर्स हम लोग ने बात की उस पर आपको क्या लग रहा है, वो चुन चुन के जो सेगमेंट है हमारी उसमें आप प्लीज़ बताएं।
देखिए, आज हमने काफी सारे स्टॉक्स में बात की है, लेकिन चुन चुन के सेगमेंट में हम एक स्टॉक हमेशा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है आने वाले टाइम में खरीदारी के हिसाब से। उसमें हमें एक काउंटर अच्छा लग रहा है, सीमेंस। सीमेंस की बात ओके। करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी आज ये काफी तेज है, थोड़ी सी गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके तलाशिए। 3293 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 3280 3270 के जोन में खरीदारी करने की अगर कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। 3090 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। 3280 पे खरीदारी करिए, 3090 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट इसमें जो इनिशियली आप रख सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 3320 का रहेगा। तो 3320 तक के टारगेट्स के लिए सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। क्या बात? जी मैम, सीमेंस पर आप कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे थे? जी, मैं वापस से इसमें बोलना चाहूंगी, 3280 पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस इसमें 3090 का लगाना है। और टारगेट इसमें 3380 का, मैंने शायद 3280 बोला, जिसके लिए माफी चाहती हूँ। टारगेट इसमें आप 3380 से लेके 3400 के रख सकते हैं। चलिए, तो सीमेंस पर जो है आस्था मैम की जो राय है, टारगेट 3320 का करंट भाव पर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो है लगाना है 3090 के आसपास का। तो आस्था मैम आपका बहुत जी, शुक्रिया आपने की। जी, आपका बहुत टारगेट शुक्रिया मैडम आप। 3380। अच्छा, हाँ जी, 3380 से 3380 से करेक्शन है। जी, 3400। 3380 से लेकर 3400 का आपको टारगेट रखना है। और करंट भाव पर आप खरीदारी कर सकते हैं 3270 से लेकर 3280 के रेंज में आप इसको खरीद लीजिए। आस्था मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में धन्यवाद। विस्तार से समझाने की कोशिश की। जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर है मैम तो प्लीज़ दे दीजिए। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इनमें कोई भी रिकमेंडेशन दिए हो, या फिर जो हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, उसमें से कोई भी स्टॉक हमारी होल्डिंग में हो जो आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच मैम।